हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकवर्ड सबकी क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज से हम अपनी जो क्लास 9th है, क्या है क्लास 9th कक्षा 9, क्या कक्षा 9 या 9वीं, तो कक्षा 9 का हम जो अपना अध्याय नंबर 1 है, नहीं ये कक्षा 9 की हम क्या गणित स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टार्ट, मैथ्स स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, मैथ्स मतलब गणित स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है। क्या करेंगे, गणित स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये करेंगे आज हम कक्षा 9वीं क्लास 9 की मैथ्स गणित स्टार्ट आज से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अध्याय देख लेते हैं कि अपने 9वीं में अध्याय कितने हैं। तो कुल मिलाकर 12 अध्याय हैं, पहले 15 थे, मतलब अब 12 अध्याय, पिछले साल में 12 ही थे। तो क्या है, संख्या पद्धति अध्याय नंबर है। अध्याय नंबर 2 है बहुपद, अध्याय नंबर 3 है अपना निर्देशांक की ज्यामिति, अध्याय नंबर 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अध्याय नंबर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अध्याय नंबर 6 है रेखाएं और कोण, अध्याय नंबर 7 है त्रिभुज, 8 है चतुर्भुज, 9 है वृत्त, 10 है विरोध का सूत्र, 11 है अध्याय नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और अध्याय नंबर 12 है अपना सांख्यिकी। तो ये है अपने कुल मिलाकर कितने अध्याय, 12, जो हमें अपनी अध्याय 9 की बुक में दिए गए हैं और हमें पढ़ना भी है। यदि हम पढ़ें तो आज से हम अपना अध्याय नंबर जो 1 है संख्या पद्धति, इसको स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1 संख्या पद्धति, 2 बहुपद, 3 निर्देशांक ज्यामिति, 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, 6 रेखाएं और कोण, 7 त्रिभुज, 8 चतुर्भुज, 9 वृत्त, 10वां हीरोड का सूत्र, 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 12वां सांख्यिकी, ठीक है। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में हम बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में हम वो x अक्ष y अक्ष वाले पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं एवं कोण में हम रेखाओं और कोण के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज में हम पूरे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, पूरे प्रमेय पढ़ेंगे त्रिभुज के, उसके बाद हम चतुर्भुज में पूरा चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, सभी प्रकार के चतुर्भुज में। वृत्त में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, हीरोन का सूत्र होता है उसका प्रयोग पढ़ेंगे हम, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, और अंत में हम अपनी सांख्यिकी देखेंगे, ठीक है। तो अध्याय 1 में क्या पढ़ना है अपन के लिए, ये देख लेते हैं पहले। तो अध्याय 1 में हमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, आज अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, या आज हम क्या परिभाषाएं देख लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंतर्गत हम अध्याय 1 की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और कुछ अपने उदाहरण भी हैं, तो उनके लिए हम देख लेंगे। क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, क्या है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और उदाहरण भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्या है, परिभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत हमारे उदाहरण भी क्लियर हो जाएंगे और हमारी प्रश्नावली 1.1 भी क्लियर होगी इसी के अंतर्गत, ठीक है। क्या इंट्रोडक्शन या परिभाषा, ठीक है, और उदाहरण भी देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं देखेंगे कुछ, और हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक है जो हमें अध्याय 1 में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, परिभाषा। तो परिभाषाएं हमें देखना है सबसे पहले नंबर। तो परिभाषाओं में भी सबसे पहली अपनी परिभाषा है प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो प्राकृत संख्या की परिभाषा होगी अपनी
सभी धनात्मक संख्या। क्या हो जाएगी? सभी धनात्मक संख्याएं। क्या? सभी धनात्मक संख्याएं। तो सभी धनात्मक संख्याएं क्या हो जाएगी? सभी धनात्मक संख्याएं अपनी क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एन से, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या सभी धनात्मक हो गई, तो 1 2 3 4 5 ऐसी ही अपनी डेस करके जितनी भी अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं धनात्मक, तो वो सभी क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। तो ये हो जाएगी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर की परिभाषा सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, सेकंड नंबर की अपनी परिभाषा क्या आएगी? पूर्णांक, या हाँ पूर्णांक को देख लेते हैं। ठीक है, या पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पहले अपन पूर्ण संख्याओं के बारे में बात। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाएगा? शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं। क्या हो जाएगा? शून्य सहित सभी शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं। शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं हैं ना जो, इनके लिए हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। इसलिए इसे हम किससे? W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो क्या हो जाएगी? शून्य सहित है ना, तो 0 1 2 3 4। देखो प्राकृत संख्या क्या हो गई? सभी धनात्मक। और पूर्ण संख्या क्या हो गई? शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पूर्ण संख्या की। अब यदि हम देखें क्या? पूर्णांक। तो शून्य सहित, तो पूर्णांक की परिभाषा क्या होगी? पूर्णांक में क्या हो जाएगा? पूर्णांक में सभी ऋणात्मक भी आ जाएंगी और कुछ नहीं होगा। पूर्णांक संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? पूर्णांक। मतलब प्राकृत में क्या हो गया? सिर्फ सभी धनात्मक, पूर्ण में शून्य भी जुड़ गया और पूर्णांक में ऋणात्मक जुड़ गई। तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी क्या? पूर्णांक संख्या की परिभाषा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, लेकिन हम इसे आई से प्रदर्शित नहीं करते हैं।
इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखो 3 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3, तो ये हो जाएगी अपनी क्या पूर्णांक, इसके आगे की ओर और उसके पीछे की भी ओर। तो ये हो गई अपनी पूर्णांक संख्या क्या, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होगी पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसमें हम जेड शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हम इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। ठीक है, अब हम अगली परिभाषा देखें। तो अगली परिभाषा आती है अपनी परिमेय संख्या। किसकी आती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी अपनी? तो वह संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या है जो सातवीं में पढ़ी होगी वैसे तो आपने, वह संख्याएं जिन्हें हम वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q क्या P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं या लिखते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं या लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गई अपनी क्या परिमेय संख्याओं की परिभाषा। ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। इसकी एक कंडीशन भी होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस मतलब Q के स्थान में 0 नहीं आना चाहिए। P के स्थान पे 0 आएगा चलेगा, लेकिन Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि हम दें 1/2 2/3 3/4, तो ये सभी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा। अब हम भिन्न की परिभाषा देख लेते हैं। किसकी? भिन्न की। यदि P और Q धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखेंगे आप? क्या P और Q धनात्मक पूर्णांक है, तब हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि P और Q कैसे धनात्मक पूर्णांक है। P और Q धनात्मक पूर्णांक है। P और Q धनात्मक पूर्णांक है। यदि P और Q धनात्मक पूर्णांक है, तब हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न कहलाएंगे। देखो परिमेय संख्या क्या थी? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते थे। ठीक है, तो उसमें ऋणात्मक भी चल जाएंगे, लेकिन जो अपनी भिन्न होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही होंगे, ऋण वाले पूर्णांक नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी भिन्न की परिभाषा। है वही, पर क्या है कि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आ सकते,
जो अपने परिमेय संख्या है ना वो ऋणात्मक भी हो सकती है, इसके अंतर्गत ऋण 2/3 भी आ सकता है, ऋण 3/4 भी आ सकता है, परंतु जो भिन्न होगी ना अपनी, तो भिन्न में सिर्फ और सिर्फ धनात्मक आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। उदाहरण के लिए यदि हम देखें 2/4 मतलब P/Q के रूप में लिख जाए, ठीक है, 3/2 या 3/2 4/2, तो ये मतलब धनात्मक पूर्णांक ही आना चाहिए, ऋण की नहीं आना चाहिए। यदि ऋणात्मक पूर्णांक आ रहे हैं ना तो फिर वो गलत हो जाएगी, तो भिन्न नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी भिन्न की परिभाषा। अगली परिभाषा है अपनी अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी अपनी? अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या? ऐसी संख्याएं अपरिमेय की क्या हो जाएगी? वह संख्याएं या ऐसी संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती, ये हो गई अपनी अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा, ठीक है, कि वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q। इसकी यदि हम दूसरी परिभाषा देखें, क्या देखें? द्वितीय परिभाषा देखें यदि हम इसकी भी अपरिमेय संख्याओं की, तो जितनी भी करनी वाली परिभाषा हो, जितनी भी करणीगत होते हैं ना, वो सभी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? सभी करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या हो जाएगी? सभी करणीगत संख्याएं, मतलब जो करणी के अंदर लिखी जाती है ना, सभी करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं तो ये हो गई अपनी अपरिमेय संख्या। करणीगत है तो उदाहरण के लिए हम क्या लिख लेंगे? करणी 2, करणी 3, मतलब करणी के अंदर जितनी भी है ना, तो वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये हो गई अपनी अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन, अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा, ठीक है। ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब आखिरी परिभाषा देखेंगे हम, वास्तविक संख्याएं। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं की सीधी और सरल परिभाषा क्या हो जाएगी? तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी अपनी कि सभी परिमेय और अपरिमेय। क्या हो जाएगी? सभी
परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, संख्याओं के समुच्चय या संग्रह को, संख्याओं के समुच्चय या संग्रह से यहाँ से ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलाकर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की समुच्चय या संग्रह को, समुच्चय या संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये हो गई अपनी पूरी कुल मिलाकर परिभाषाएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो अपने जो उदाहरण नंबर 1 ऐसा है, वो पूरा है ना इन्हीं परिभाषाओं पर बेस्ड है, मतलब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम अपना उदाहरण नहीं कर सकते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं हमने कि पढ़ी किस किस की है। सबसे पहले हमें पढ़ी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 ये जितनी भी धनात्मक संख्याएं तो सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या। ठीक है, सेकंड नंबर पर परिभाषा पढ़ी पहले पूर्ण संख्या। तो इसमें शून्य भी जुड़ जाएगा, तो शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, उसके बाद हमने पूर्णांक की परिभाषा पढ़ी। पूर्णांक में क्या? शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्णांक में अपना ऋणात्मक भी आ गया, तो ये हो गया पूर्णांक। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऋण की भी आ गई इसके अंदर। फिर हमने भिन्न की परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ी, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P चलेगा लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी भिन्न की परिभाषा पढ़ी कि भिन्न में क्या है? P और Q दोनों धनात्मक होने चाहिए और इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो वो हो गई अपनी भिन्न। उसके बाद हमने अपरिमेय संख्या की 2 परिभाषा पढ़ी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या, और सभी करणीगत संख्या होती है ना जो, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद हमने अपनी आखिरी परिभाषा पढ़ी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या हो गई? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हमने वास्तविक संख्याएं कहा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या देख रहे हैं? इसके बाद अब यदि हम देखें तो अपना उदाहरण नंबर 1 देख लें। उदाहरण नंबर 1 में क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। क्या है उदाहरण नंबर 1? नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, ये क्या है? अपना उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला जो कथन दिया हुआ है, तो पहला कथन क्या दिया हुआ है हमारे लिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या पहला कथन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या
होती है। तो ये है अपना उदाहरण नंबर 1 कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या। तो ये हमें बताना है कि जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है क्या वो एक प्राकृत संख्या होती है, ये अपना। तो इसका यदि हम उत्तर लिखेंगे ना तो क्या होगा, असत्य। अब असत्य क्यों होगा ये बताएंगे हम। तो असत्य इसलिए होगा क्योंकि देखिए हमने प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या पढ़ी, हमने प्राकृत संख्याओं की परिभाषा पढ़ी है कि सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या हो गई और पूर्ण में क्या है, शून्य सहित सभी धनात्मक, ठीक है। पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं हो सकती क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी आ रहा है लेकिन प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या की परिभाषा होती है कि प्रत्येक धनात्मक संख्या है प्राकृत और पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य सहित सभी, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। तो इसका कारण क्या लेंगे, असत्य, क्योंकि असत्य हो जाएगा क्योंकि शून्य है ना, जो शून्य, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृत संख्या नहीं। शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या तो पूर्ण हो सकती है लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है। लेकिन प्राकृत संख्या, शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अपना, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। इसी कारण जब परिभाषाओं से स्पष्ट हुआ ना, परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, प्राकृत संख्या सभी धनात्मक होगी और उसमें शून्य भी आ रहा है। इसमें प्रश्न भी क्या पूछा है हमने कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जरूर हो सकती है, ये हमने आपके लिए बता दिया। अब सेकंड नंबर का अपना उदाहरण है, सेकंड नंबर का उदाहरण में दिया गया है क्या कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या। तो हाँ, ये हम सत्य मान सकते हैं कि हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है, सत्य है ये अपना सत्य है क्योंकि पूर्णांक क्या है, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे कि 2/1 है, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो सत्य है क्योंकि मान लो कोई पूर्णांक n या कोई पूर्णांक p है, जैसे कोई पूर्णांक p अपन ने माना तो उसे हम p अकेला तो रहेगा नहीं, हर चीज की बटे में एक तो हो जाएगा, क्या होता है, एक तो होता ही है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सत्य है क्योंकि क्या हो जाएगा अपना, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या क्यों हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक यदि अकेला है ना तो उसके बटे में एक तो होगा ही, इसलिए यह सत्य है। तो इसका अर्थ उत्तर जो लिखेंगे हम तो क्या होंगे, प्रत्येक सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक
प्रत्येक पूर्णांक हम p मानिए, प्रत्येक पूर्णांक p को p/a के रूप में लिखा जा सकता है, p/a के रूप में लिखा जा सकता है, p/a के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इसका मोड। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक के लिए पूर्णांक को शून्य से सभी एक भी लिखा है, दो भी लिखा है, तो इनके बटे में हम एक को मान के चलेंगे, इनकी एक बटे क्यू के रूप में वैसे ही आ जाएंगे, इसलिए यह सत्य है। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी दिया है उदाहरण नंबर 1 के अंतर्गत, क्या दिया है तीसरा और आखिरी, तो तीसरा और आखिरी दिया हुआ है अपना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य? देखो प्रत्येक पूर्णांक तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती है? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। क्यों है असत्य है? क्योंकि यदि हम मान लें 1/2 परिमेय संख्या तो है, 1/2 परिमेय है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन तो ये अपनी क्या हो गई, ये उदाहरण नंबर 1 के अंतर्गत ये तीनों प्रश्न अपने हो गए। ठीक है, क्या है? पहला था अपना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये गलत है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत नहीं है, असत्य है। ठीक है, दूसरा है अपना कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि हर पूर्णांक के बटे में अपना एक होता ही है। और तीसरा क्या है अपना कि और तीसरा भी क्या है, तीसरा असत्य है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, असत्य है। क्यों? क्योंकि 1/2 एक परिमेय है परंतु पूर्णांक नहीं है। तो ये था आज का अपना उदाहरण नंबर 1। ठीक है, तो ये अपना उदाहरण नंबर 1 था। अब इसके आगे हम प्रश्नावली 1.1 है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैगवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।